आप जब मॉर्निंग में न्यूज़पेपर ओपन करते हैं तो सबसे पहली न्यूज़ इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। जब आप टीवी ओपन करते हैं तो आपको दिखाई देता है कि कुछ लोग बैठे हैं और उस पर चर्चा कर रहे हैं और बहुत ही गर्मा गर्म बहस सुनाई देती है। आपके मन में भी ये ख्याल आता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। तो आइए आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक ही हम रखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है और ये कैसे काम करता है। नमस्कार, मैं ज्योति वाघ यूट्यूब चैनल बैंक बाइट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जैसे कि हमने चर्चा की है, इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहला सवाल तो किसी भी चीज को जानना है कि ये चीज आखिर होती क्या है। आप बहुत अच्छे से परिचित है, इलेक्टोरल बॉन्ड वास्तव में चुनावी चंदे का एक रूप है। आप तो जानते हैं हमारे देश में मुख्य रूप से दो चुनाव हैं, एक विधानसभा और एक लोकसभा चुनाव, जो कि अभी लोकसभा तो आने भी वाली है ना। तो वास्तव में ये जो चुनाव होते हैं इसमें भारी भरकम खर्च होता है। आप भी जानते हैं कितना ज्यादा खर्च होता है। तो ये खर्च के लिए फंड आखिर आएगा कहाँ से, सवाल तो है ना। इसको फंडिंग होती है चंदे के रूप में, जैसे कि बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती हैं। पहले ये चंदा कैश के रूप में दिया जाता था, नगद रूप में दिया जाता था, और बाद में 2017 में लगभग ये एक नई स्कीम लाई गई, कह सकते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड के रूप में राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया जाना। तो वास्तव में इलेक्टोरल बॉन्ड चुनावी चंदे का ही एक रूप है, जो एक प्रपत्र के रूप में होता है। तो अब आप समझ गए कि ये वास्तव में चुनावी चंदा है। तो भारत का कोई भी नागरिक, कॉरपोरेट्स या कंपनियां जो भी हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड को, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेस कर सकती हैं। अब किसके लिए परचेस करती है वो तो कहने की बात ही नहीं है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो होते हैं वो तो चंदे का रूप है और राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक दलों को दिया जाता है। हाँ, लेकिन ये राजनीतिक दल जो है पंजीकृत, मतलब रजिस्टर्ड होने चाहिए, है ना। तो उन्हीं को चंदे के रूप में ये दिया जाता है। इसमें डोनर का नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता है। मतलब ये एक प्रकार से एक नोट के समान होता है। नोट मतलब जो हम रुपए होते हैं ना, वो रुपए क्या है, एक प्रोमिसरी नोट है, जिसमें लिखा होता है ना नोट में कि मैं धारक को इतने इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, मतलब प्रॉमिस करता हूँ, इसलिए इसको प्रोमिसरी नोट भी का टाइप कहा जाता है। सेम वैसा ही ये भी है। मतलब नोट अगर आपके पास है, रुपए अगर आपके पास है, तो आप उसे भुगतान प्राप्त कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। वैसा ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड भी होता है। इसमें क्या होता है कि जिस पार्टी को आपने दे दिया वो उसको मतलब भुगतान प्राप्त कर सकती है। तो ये एक गोपनीय तरीके से इसमें लेन देन होता है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि चेक काट दिए या डीडी बना दिए, ऐसा नहीं है। इसमें जिसको भी चंदा देना है, मान लीजिए कोई कंपनी है, उसे किसी खास राजनीतिक दल को चंदा देना होता है, वो ये बॉन्ड परचेस करती है और उस राजनीतिक पार्टी को वो दे देती है। वो राजनीतिक पार्टी उस बॉन्ड को इनकैश कर सकती है। अब प्रश्न उठता है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। किसी को परचेस करना है और किसी खास पार्टी को देना है, लेकिन आखिर ये मिलते कहाँ हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा एसबीआई को ही ऑथराइज किया गया था, भारतीय स्टेट बैंक को। और ऐसा भी नहीं है कि ये भारतीय स्टेट बैंक की सभी ब्रांचेस में मिलता था। कुछ खास ब्रांचेस को ये अधिकार दिया गया था कि वो अपनी ब्रांच से ये इलेक्टोरल बॉन्ड को विक्रय कर सकती थी। इसके लिए जो परचेसर है उसका कस्टमर होना जरूरी है, उसका केवाईसी कंप्लायंस होना बहुत ज़रूरी होता था। और
उनके अकाउंट के थ्रू ही ये बॉन्ड वो परचेस कर सकते थे, चाहे डीडी के थ्रू, चाहे चेक के थ्रू, जैसा भी है वो अकाउंट के थ्रू ही परचेस करते थे। तो और उसके बाद वो परचेस करने के बाद जिस पार्टी को उनको देना है उसको वो दे देते थे, और जो मान लीजिए किसी खास पार्टी को दिया गया है और वो जो भी पार्टी है उसको 15 दिन के भीतर वो भुगतान प्राप्त कर सकती थी, और वो भुगतान भी उनके अकाउंट में जाता था। रजिस्टर्ड पार्टी का होना तो अनिवार्य है, तो वो रजिस्टर्ड पार्टी को देने के पश्चात वो अपने अकाउंट में ही उसको जमा करके भुगतान कर सकती थी। अब ये हुआ है तो 2017 में तो ये डिसाइड हो गया, लेकिन लागू किया गया जनवरी 2018 में। जनवरी 2018 से इसको मतलब लागू किया गया कि कोई भी कंपनी है, कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी व्यक्ति है, इसे परचेस कर सकता है। अब इसका मिनिमम अमाउंट और मैक्सिमम अमाउंट आखिर तय तो करना ही होगा। तो मिनिमम अमाउंट इसका 1,000 रुपये रखा गया, बहुत ही कम। लेकिन क्या कोई 1,000 का बॉन्ड खरीदता होगा, है ना, आपको भी लगेगा। लेकिन खैर मिनिमम अमाउंट तो तय किया गया, परंतु मैक्सिमम नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं। आप चाहे तो करोड़ों के बॉन्ड परचेस करिए और करोड़ों के बॉन्ड डोनेट कर दीजिए। काश कोई हमें भी दे देता, अरे हम तो एक 2 करोड़ में ही खुश हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर ये तो चुनावी पार्टियों के लिए है। तो बात ये है कि ये 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ इनके मल्टीप्लिकेशन में परचेस किए जा सकते थे। और परचेस कब करना है तो इसके लिए भी डिसाइड किया गया। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, मतलब इनमें 10 तारीख तक ये परचेस किए जाते थे और 15 दिन के भीतर इनको भुगतान करना होता था। तो ये इस प्रकार एक व्यवस्था की गई थी कि इन मंथ में ये 10 तारीख तक परचेस कोई भी लोग परचेस कर सकते थे। ठीक है भाई, अच्छी व्यवस्था चली आ रही थी 2018 से, परंतु देखिए कुछ तो बात होगी, सबके साथ प्रोज एंड कॉन्स होते ही हैं, है ना। जब से ये लागू हुई तब से कई लोगों ने याचिकाएं दायर की कि इसमें ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, और कई प्रकार की आशंकाएं जताई गई। कुछ सही है, कुछ गलत है, सभी चीजें होती हैं। तो आशंकाएं क्या जताई गई? मेन आशंकाएं तो जो है उसमें ये है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग इससे की जाती है। बिल्कुल सही बात है, काले धन को सफेद बनाने का और कौन सा हथियार भी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग ही मेन है कि इसमें क्या होगा कि कई प्रकार की जो फॉरेन की कंपनियां हैं वो भी राजनीतिक फ़ायदा लेने के लिए फंड इन्वेस्ट कर सकती हैं अपने शेल कंपनियों के थ्रू में। कई शेल कंपनियां बनाई गई जिनके थ्रू राजनीतिक पार्टी को चंदा दिया गया। इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी इशू आया, कहीं पारदर्शिता नहीं थी, क्योंकि ना बॉन्ड खरीदने वाले का नाम जाहिर था, ना ही बॉन्ड को भुगतान करने वाले का, मतलब किसी का भी नाम इसमें डिस्क्लोज नहीं होता था। सारा काम अंदर के अंदर। तो जाहिर है ब्लैक मार्केटिंग होगी, मनी लॉन्ड्रिंग होगी, शेल कंपनियां बनेंगी और राजनीतिक पार्टियों का फायदा होगा। साथ ही ताली दोनों हाथों से बचती है। सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का फायदा इसमें नहीं है, फायदा तो कारपोरेट्स का भी है, कंपनी का भी है, सिर्फ राजनीतिक पार्टियों का नहीं है। देखिए कोई भी चीज क्या होती है, इस हाथ ले तो इस हाथ दे, दोनों को फायदा है। राजनीतिक पार्टियों को भी फायदा है और हमारे जो कंपनियां हैं, कॉरपोरेट्स है, वो क्यों इतना इतना डोनेशन देगी, वो तो आप सबको भी मालूम है ना। ये तो जाहिर करने लायक कोई ऐसी बात ही नहीं है, सब जानते हैं कि बात यहाँ क्या है। तो खैर चलिए, ये सारा चीज तो होता ही रहता है। चूंकि याचिकाएं तो दायर हो ही रही थी आशंकाओं के चलते, अब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी हाल ही में, मतलब फरवरी से लेकर के अभी मार्च तक, ऐसे 4 ऑर्डर पारित किए गए, जिसमें सबसे पहला ऑर्डर 15 फरवरी 2024 को पारित किया गया और उसी दिन बताया गया कि
ये जो बॉन्ड है ये असंवैधानिक है, और असंवैधानिक होने के कारण 16 फरवरी से इस पर रोक लगा दी गई। तो जो 29 जनवरी 2018 में इशू हुए थे बॉन्ड्स, 16 फरवरी 2024 तक 15 फरवरी 2024 तक लागू हुए, और 16 फरवरी से ये असंवैधानिक करार कर दिए गए। तो चूंकि पहला ऑर्डर था, अब उसके बाद तो बंद हो गया, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी आदेश दिया गया कि एसबीआई के द्वारा ये ब्यौरा दिया जाए, मतलब ये जो बॉन्ड इशू किए गए हैं उनकी जानकारी चुनाव आयोग को दी जाए, और चुनाव आयोग के द्वारा ये जानकारी सार्वजनिक किया जाए। ठीक है, ये उन्होंने 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया। साथ ही इसके लिए एक टाइम भी फिक्स किया गया, 13 मार्च तक ये ब्यौरा सार्वजनिक कर देना है। ठीक है, अब एसबीआई के द्वारा फिर 11 मार्च को एक पिटीशन दायर की गई। उन्होंने कहा कि समय बहुत ज़्यादा लगेगा और हमें कृपया 30 जून तक का समय दिया जाए, तो हम ये ब्यौरा आपको दे देंगे। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये याचिका खारिज कर दी गई, और उन्होंने दूसरा आदेश पारित किया कि आपको ये ब्यौरा देना है, और साथ में उन्होंने कह दिया कि 15 मार्च तक भी अपलोड होगा तो चलेगा, लेकिन एसबीआई के द्वारा ये ब्यौरा उनको 13 मार्च तक देना है, और चुनाव आयोग के द्वारा ये ब्यौरा सार्वजनिक करना है 15 मार्च तक। इस पर एसबीआई के द्वारा 12 मार्च को ही ये जानकारी दे दी गई, क्योंकि उनको फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और उन्होंने 13 मार्च की टाइम दिया था, जिस पर एसबीआई के द्वारा 12 मार्च को ब्यौरा चुनाव आयोग को दे दिया गया, और चुनाव आयोग द्वारा 15 मार्च को ये ब्यौरा सार्वजनिक किया। अब बात यह है कि सिर्फ लेन देन का ब्यौरा दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही नहीं माना, और उनके द्वारा पुनः एक आदेश पारित किया गया, जो कि तीसरा आदेश, जैसे मैंने पहले बताया आपको 4 ऑर्डर निकाले गए हैं, तो अब ये तीसरा आदेश दिया गया कि आपके द्वारा बॉन्ड के नंबर नहीं बताए गए हैं, तो अब आपको 18 मार्च तक का समय दिया जाता है कि आप ये ब्यौरा सार्वजनिक करें कि कितना आपको, मतलब कितने बॉन्ड दिए गए हैं, कितने बॉन्ड भुनाए गए हैं, ये सारा ब्यौरा सार्वजनिक करें। तो 18 मार्च की डेट दी गई थी। 18 मार्च को पुनः एक दूसरी लिस्ट आई, जिसमें कि कुछ लेन देन की जानकारी दी गई, जो कि नवंबर 2018 से फरवरी 2024 तक की जानकारी सार्वजनिक की गई, जिसमें 16,000 से ऊपर के करोड़ 16,000 करोड़ के बॉन्ड की जानकारी दी गई थी, परंतु नंबर अभी भी नहीं बताए गए। जो अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर होते हैं, जो उसके सीरियल नंबर होते हैं, वो उसकी जानकारी 18 मार्च को भी नहीं दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर से एक ऑर्डर पारित किया गया 18 मार्च को कि ऐसा नहीं चलेगा, आपने नंबर की जानकारी नहीं दी है, जिससे कि लेन देन के बारे में पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर ही वो नंबर है जिससे पता चलेगा कि किसने परचेस किया है और किसको दिया गया है। तो ये नंबर की जानकारी दीजिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है, और उन्होंने लगभग फटकार लगाते हुए कहा कि आपको पूरी जानकारी देनी है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री DY चंद्रचूड़ के द्वारा बताया गया कि पूरी जानकारी मतलब आपको उसके अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, उसके सीरियल नंबर के बारे में पूरी जानकारी देनी है, जिससे कि इसके परचेसर का नाम और इसके जिसने पेमेंट प्राप्त किया उसका नाम भी जाहिर हो सके। साथ ही और एक बात कही कि SBI के जो चेयरमैन हैं उनको एक हलफनामा देना होगा, जिसमें बताना होगा कि
एसबीआई के द्वारा पूरी जानकारी दे दी गई है जितनी कि उनके पास है, और इसमें से किसी भी प्रकार की जानकारी छुपाई नहीं गई है। ये हलफनामा देना होगा जिसे चुनाव आयोग के द्वारा सार्वजनिक किया जाएगा। तो दोस्तों, आज तो 19 तारीख है और इसके लिए 21 तारीख तक का समय दिया गया है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसी जानकारी प्राप्त होती है। मैं यहाँ आपको इनके बारे में जानकारी दूंगी कि किस किस पार्टी को कितना कितना चंदा मिला, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इस अमाउंट के बारे में भी आपको बताया जाएगा। एक संक्षिप्त सी जानकारी देंगे और इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या क्या प्रोसेस होती है। 21 तारीख का इंतज़ार करते हैं। अब हम देखते हैं कि सबसे पहला जो सबसे ज़्यादा चंदा है, आप देख पा ही रहे हैं इस चार्ट में, सबसे ज़्यादा बीजेपी को है, और जो कि 6,985.50 करोड़ है ना। आप देख पा रहे हैं 6,985.50 करोड़ है। और नंबर 2 पर आती है टीएमके, तृणमूल कांग्रेस, जिसको मिला है 1,397 करोड़ रुपए का चंदा, सेकंड नंबर पर है। और हाँ, कांग्रेस को उससे कम है, जो कि थर्ड नंबर पर आ रही है। आप देख पा रहे हैं 1,334.35 करोड़। तो सबसे जो टॉप की पार्टियां हैं, फर्स्ट है बीजेपी, सेकंड है तृणमूल कांग्रेस और थर्ड है कांग्रेस। तो ये तीनों की राशियां देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। चौथे नंबर पर है बीआरएस। बीआरएस को 1,322 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो ये तो काफ़ी बड़े बड़े आंकड़े हैं, जो कि 1,000 करोड़ से ऊपर के आंकड़े हैं। आइए अब देखते हैं कि 1,000 करोड़ से नीचे का चुनावी चंदा किसने डिक्लेयर किया है। तो इसमें सबसे पहले, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेडी है। बीजेडी को मिला है 944.50 करोड़ का चंदा, है ना, उन्होंने डिक्लेयर किया है। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे डीएमके। डीएमके को 656.50 करोड़ का भुगतान दिखाया गया है। फिर वाईएसआर के द्वारा दिखाया गया है 442.80 करोड़ का। और नेक्स्ट है टीडीपी, जिसने 181.85 करोड़ का भुगतान दिखाया है। तो ये तो हमारी 1,000 से 100 से ऊपर और 1,000 करोड़ तक की चुनावी चंदा जिस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी। और हम आगे देखते हैं कि 100 करोड़ से नीचे का चुनावी चंदा कौन कौन सी पार्टी ने डिक्लेयर किया। इसका 89.40 है, और शिवसेना को 60.40 है, आरजेडी को 56 और एनसीपी को 50। तो ये जो आपने लिस्ट देखी है, ये उनके द्वारा, पार्टी के द्वारा जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड का भुगतान प्राप्त किया है उससे रिलेटेड डाटा है, जो कि 2018 से नवंबर 2023 का है, जो कि पार्टी के द्वारा डिक्लेयर किया गया है। 3 पार्टियों के द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि उनको जो भुगतान प्राप्त हुआ है तो किस कंपनी से प्राप्त हुआ है। ये सिर्फ 3 पार्टी के द्वारा बताया गया है, जिसमें डीएमके, एआईडीएमके और जेडीएस के का नाम है। तो सबसे ज़्यादा चंदा डीएमके को फ्यूचर गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो गेमिंग कंपनी है, उसके द्वारा मिला है 77%, मतलब 508 करोड़ का चंदा उसने डीएमके को दिया है। मतलब फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने जितना चंदा दिया है उसका 77%, मतलब 508 करोड़ उसने दिया है डीएमके को, बाकी का डिक्लेयर नहीं किया है। तो ये 3 कंपनी है जिसने अपने को, मतलब उनको जो इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है। और सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियां जिसमें बीजेपी है, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आप पार्टी, इन चारों ने किसी के नाम नहीं बताए हैं कि उन्हें कितना चंदा प्राप्त हुआ, और मतलब उन्हें किस कंपनी के द्वारा कितना चंदा प्राप्त हुआ है।
तो ये एक संक्षिप्त जानकारी थी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में। अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है और कैसे प्राप्त किया जाता है और इसका क्या यूज़ होता है। तो ये सब तो अब आप क्लियर ही होंगे। और अब हाँ, एक बात और रही कि जो 21 तारीख को माननीय सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है, क्योंकि जो लास्ट डेट दी गई है अभी 21 तारीख तक, वो डिक्लेयर करनी है पूरे अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर के साथ। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक आपसे पुनः निवेदन है, पुनः मेरा आग्रह है कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इसमें मैं जो भी जानकारी दूंगी बिल्कुल सरल रूप में देना चाहती हूँ, जैसा कि मेरा शुरू से ही उद्देश्य रहा है। और इससे पहले मैंने आपको सेविंग अकाउंट के बारे में जानकारी दी है, और मैं आगे भी इस प्रकार की पूरी एक एक अकाउंट के बारे में आपको बताऊंगी। और साथ ही जो भी करंट अफेयर रहेगा बैंक से या फाइनेंशियल से रिलेटेड, जो भी करंट अफेयर रहेंगे उसके बारे में भी मैं आपको पूरा विस्तार से बताया करूंगी। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ में उसे शेयर भी करें। और बिल्कुल यूट्यूब में मेरा मोटिवेशन को आप बनाए रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।